अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो घरेलू हालात को मद्देनजर रखते हुए मजबूरन मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करने लग गया, जिससे हमारे घरेलू हालात पहले की निस्बत कुछ बेहतर होने लगे। और पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान मैं बाइक इस कदर तेज चलाता था जैसे हवाओं से बातें कर रहा हूँ, और मेरी यही तेज रफ्तारी मुझे दूसरे लड़कों से मुमताज करती थी, क्योंकि मैं दिए गए ऑर्डर्स की तादाद इन सब से कहीं ज़्यादा होती थी। हालाँकि हम जैसे आम नौजवानों की ज़िंदगी का एक ही दुःख होता है, बेरोज़गारी और गुर्बत। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद मेरी शक्ल-ओ-सूरत ख़ासी पुरकशिश थी। बस अगर मैं डिलीवरी बॉय का यूनिफ़ॉर्म ना पहने होता, तो शायद कई लड़कियाँ मुझ पर फ़रिश्ता हो जातीं। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था, जो गुज़श्ता 1 महीने से हर दूसरे दिन मुझसे कुछ न कुछ मँगवाता रहता था। इस घर में एक नहायत खूबसूरत लड़की रहती थी, जो मेरे आने से पहले ही दरवाज़ा खोलकर मुंतज़िर खड़ी होती। जैसे ही मैं बाइक रोकता, तो उसके लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट फैल जाती। मैं सामान उसके हवाले करता और वो मुझे खूबसूरती से मुस्कुरा कर रकम थमा देती। मैं शुक्रिया कहकर वापस लौट जाता। गुज़श्ता 2 माह से यही सिलसिला चल रहा था, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर और कभी कुछ और। एक दिन जब इत्तेफ़ाक़िया दूसरी बार भी मैं ही उसका ऑर्डर लेकर पहुँचा, तो उसने कहा, हर बार नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता इन कमबख्तों को समझ ही नहीं आता। कभी दाएँ मुड़ने का कहती हूँ, कभी गेट का रंग समझाती हूँ, मगर वो गुम ही हो जाते हैं। तुम अपना नंबर दे दो, मैं खुद ही तुम्हें बुला लिया करूँगी। और फिर वो हल्की-सी आँख दबाकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी इस मेहनत के 50 रुपए इज़ाफ़े भी दिया करूँगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि जी ठीक है मैडम। चूँकि मेरा अपना घर भी इसी इलाके के करीब था, तो मैंने सोचा करीब ही सामान देना पड़ेगा, ऊपर से पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। और यूँ मुझे उस लड़की की बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था, और सच तो ये था कि वो लड़की खूबसूरती में भी बेमिसाल थी, और इसी वजह से वो मुझे अपने नाज़ो अंदाज़ भी बहुत दिखाती थी। मैं फितरतन दिल फेंक इंसान नहीं था, लेकिन जब कोई खुद ही अपनी तरफ मुतवज्जो करे, तो कौन मुफ्त की दावत को ठुकराता है। यूं ही 2 माह तक मैं उस परी नुमा चेहरे वाली लड़की को मुख्तलिफ अशिया पहुंचाता रहा, और इस दौरान हमारी तवील बातचीत भी होती रही। इसी वजह से अब तो वो मुझसे खासी बेतकल्लुफ़ भी हो चुकी थी। सर्दियों की तवील रातें थीं। एक रात जब मैं खाने के बाद सेहन में चारपाई पर लेटा, रज़ाई में घुसकर गरम-गरम चाय के घूँट भर रहा था, तो उसी दौरान मुझे उस लड़की की कॉल आ गई। जब मैंने वक़्त देखा तो उस वक़्त रात का 1 बज रहा था। चेहरे पर नागवारी की लहर सी दौड़ गई कि अब ये लड़की ज़रूर मुझसे कुछ न कुछ मँगवाएगी। खैर जब मैंने कॉल उठाई, तो मुझे फ़ोन पर उसकी चहकती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, आसिफ़, मेरा पिज़्ज़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज़ ला दो ना। मैंने हैरत और खफगी से कहा, आपने वक़्त देखा है? इतनी सर्दी है और मैं इस वक़्त गरम रज़ाई में बैठा चाय पी रहा हूँ। आप खुद सोचें, क्या ऐसे हालात में कोई अपनी रज़ाई छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेने निकलेगा? अब वो लड़की जितनी ज़्यादा मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी, मैं उसे हँसी-मज़ाक में अक्सर ऐसी बातें कह दिया करता था, और वो भी जवाब में मुस्कुरा दिया करती थी। कहने लगी, आसिफ़, कसम से बहुत भूख लगी है। मेरे घर आज भिंडी बनी थी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बस सुबह का नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला दोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे डिलीवरी चार्जेज़ के अलावा पहले की निस्बत ज़्यादा टिप दूँगी, जिससे तुम खुश हो जाओगे। लेकिन जवाब में मैंने मज़ाकिया तौर पर कहा, तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैं तुम्हारे इन चंद पैसों के लालच में आकर अपनी रज़ाई छोड़ दूँगा? मेरी बात पर वो हँसने लगी और कहने लगी कि चलो बाबा, तुम मुझसे अपनी मुँह मांगी रकम ले लेना। प्लीज़ अब तो राज़ी हो जाओ। मैं भी मुस्कुरा कर बोला, ठीक है जनाब, थोड़ा-सा मज़ीद इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर पहुँचता हूँ। मेरी रज़ामंदी पर वो खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच आसिफ़, तुम वाक़ई बहुत अच्छे इंसान हो। और फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसके ऐसे अल्फ़ाज़ अक्सर मेरे चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट ले आया करते थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज उसके घर जाकर मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला है, जो मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। मैंने ख़द से कहा, उठ आसिफ़, छोड़ ये गरम रज़ाई और जाकर
उस लड़की को उसका पिज़्ज़ा दिया। वो लड़की नहायत हसीन, दुबली पतली और लंबे बालों वाली थी। अक्सर बाल खोले दरवाजे पर मेरा इंतजार करती और मेरे आते ही मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगी हो। हालांकि वो मेरी हैसियत से कहीं बेहतर घराने से ताल्लुक रखती थी। मैं एक छोटे से पुराने मोहल्ले में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहता था। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में अम्मा अब्बा रहते थे और दूसरे में बहनें। मेरे हिस्से में सिर्फ सहन बचता था जहां मेरी चारपाई बिछी होती। अब्बा मोहल्ले में नाई का काम करते थे, मगर मुझे वो काम नापसंद था। जब अम्मा की कमेटी खुली तो उन्होंने मुझे एक बाइक लेकर दी और मैंने बतौर डिलीवरी बॉय काम शुरू कर दिया। उस रात मैं चाय का कप खत्म करके जैकेट पहनी, जेब में 1000 का नोट था। मैंने जल्दी से पिज्जा खरीदा और आरिफा के घर के सामने जाकर उसे फोन किया। वो बोली, मैं बस आ रही हूँ। मैं सर्दी में ठिठुरता हुआ बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहा, लेकिन 10 मिनट गुजर गए, वो ना आई। मैंने दोबारा कॉल की तो फोन बंद मिला। सर्दी अपने जोबन पर थे। हाथ रगड़ता रहा, मुंह से सांसें निकालकर हाथ गर्म करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मैंने बाइक से उतरकर पिज्जा हाथ में लिया और बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक सख्त मिजाज और बड़ी उम्र का शख्स खड़ा था, जो मुझे तेज नजरों से घूर रहा था, और आरिफा उसके पीछे सहमी हुई खड़ी थी। वो शख्स गुस्से में बोला, क्या बात है? कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने एक नजर आरिफा की तरफ देखा, फिर मैंने कहा, जी मैं डिलीवरी मैन हूँ, पिज्जा मंगवाया था शायद आपने। वो शख्स मेरी तरफ मुंह किए हुए कहने लगा, आरिफा, क्या तुमने पिज्जा मंगवाया था? आरिफा पीछे खड़ी नफी में सर हिलाने लगी कि मैं ये ना बताऊं कि पिज्जा आरिफा ने मंगवाया था। फिर मैंने ड्रामाई अंदाज में अपना मोबाइल निकाला और उसके घर का मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान नंबर बोल दिया। वो कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहां से। मैंने कहा, अंकल जी देखें, मैं साथ वाले घर से भी पूछ चुका हूं, लेकिन वो कह रहे हैं ये पिज्जा आप लोगों ने मंगवाया होगा। फिर मैंने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, देखें अंकल, मैं बहुत गरीब लड़का हूं, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है। मैं इस पेशे की कीमत अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये पिज्जा मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए अगर आप ये रख लेंगे तो मेरे पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। मैंने बड़ी मस्कीन सी शक्ल बना ली थी, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी तरीके से आरिफा ये पिज़्ज़ा खा ले, क्योंकि उसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। मेरी मजबूरी देखकर वो शख्स कुछ लम्हे तो मुझे घूरता रहा, फिर कदरे तल्ख लहजे में बोला कि कितने का है ये पिज़्ज़ा? मैंने कहा, सर 1000 रुपए का। उसने जेब से नोट निकालकर मुझे दिया और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चला गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और जैसे ही बाइक की तरफ मुड़ने लगा तो अचानक उस घर से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। वो शख्स गुस्से से आरिफा से कह रहा था, शुक्र करो वो लड़का किसी और का ऑर्डर लेकर आया था, वरना अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि ये तुमने मंगवाया है तो याद रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर की बहू बेटी का दरवाजे पर गैर मर्दों से कोई चीज मंगवाना मेरी गैरत के खिलाफ है। तुम मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने आइंदा कोई भी नापसंदीदा हरकत की तो मैं बिलाल को फोन करके फौरन दुबई से बुलवाऊंगा और सीधा तुम्हारे मैके जाकर सब कुछ बता दूंगा। ये पकड़ो अपना पिज्जा, मुझे ये फजूल चीज नहीं खानी। अल्फाज सुनते ही मेरे हवास गुम हो गए। क्या वाकई आरिफा शादीशुदा है? ये सोचते ही मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया, क्योंकि मैंने उसके लिए कई ख्वाब सजा रखे थे। उस शख्स की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो आरिफा का सुसर है और नहायत सख्त तबीयत का मालिक है। शायद उसका शौहर बैरून मुल्क मुकीम है, जभी तो वो बार बार बलाल का जिक्र कर रहा था। मेरे दिल में आरिफा के लिए शदीद हमदर्दी जाग उठी। अगले रोज आरिफा की कॉल आई। उसने शुक्रगुजार लहजे में कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सुसर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तो वो अफसरदा लहजे में बोली, हाँ, मेरी बदकिस्मती थी जो इस घर में मैं ब्याही गई। मेरा शौहर दुबई में रहता है
और कई कई महीने गुजर जाते हैं, वो लौट कर नहीं आता। और जब कभी आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोलता। मुझे क्या सपोर्ट करेगा? ये सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रही हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे हाथ आते हैं वो बचा बचा कर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करती हूँ, वरना बिलाल जो पैसे भेजता है वो सब मेरे ससुर के पास जाते हैं। मैंने कहा, तुम्हें जब भी कुछ खाने को दिल करे या कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि तुम्हारा सख्त गिर ससुर घर पर होता है या नहीं, ताकि मैं उस हिसाब से तुम्हें दे जाया करूं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में कहने लगी, मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे इतनी बातें क्यों कर ली। शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे लगते ही क्या हो। उसकी दुखी आवाज सुनकर मेरा दिल एकदम से डूबने लगा था। एक रात के 12 बजे आरफा का मुझे फोन आया। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने कहा, मैं कैसे तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ? तुम्हारा ससुर या सास पीछे से घर में कोई आ गया तो? वो कहने लगी, वो दोनों कहीं गए हैं, उनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। वो बेहद खौफजदा लग रही थी, डर भी रही थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही देर के बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और वो दरवाजा खोलकर बदहवास सी खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी लहर दौड़ी। मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोल लिया और मुझे अंदर बुलाने लगी। मैं ये सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बेहद खौफजदा थी। फिर वो कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उसने मुझे लाउंज में बिठा दिया। कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर के दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक करो और रात को कोई भी आए तो दरवाजा ना खोलना, क्योंकि तुम घर में अकेली हो। वो कहने लगी, मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं रही। ऐसा करो, तुम लाउंज में सो जाओ, मुझे ये तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। मैंने कहा, आरिफा, ये सब मुनासिब नहीं है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे सास ससुर सुबह सुबह घर आ गए और उन्होंने मुझे यहां देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, मुझे रात को बहुत खौफ आएगा। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि बाहर बारिश की आवाज आने लगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं जैसे ही तेज कदमों से सहन की जानिब बढ़ा तो बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आरफा कहने लगी, ओहो, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर चला जाऊंगा। मैं अभी ये कह ही रहा था कि जब जोरदार बारिश बादल गरजने की आवाज आई। आरिफा डर के मारे मेरे सीने के साथ लग गई। उसके इस बेख्तियार अमल ने मुझे फ्रीज करके रख दिया। एक करंट की लहर थी जो मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। मैं एकदम से पीछे हटा, गुनाह का खौफ मुझे डराने लगा। मैंने कहा, आरिफा, तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। कहने लगी, मत जाओ, मुझे बारिश से बहुत खौफ आता है, मैं मर जाऊंगी आसिफ। उससे मेरा हाथ थाम लिया। उस वक्त तक हम दोनों सहन में खड़े, दोनों ही भीग चुके थे। बारिश कम होने के बजाय और भी तेज हो गई। उसका चुस्त लिबास बारिश की वजह से उसकी जीनत को जाहिर करने लगा। मेरी नजरें में बेताबी बढ़ने लगी। मैंने फौरन से अपना पहलू बदला, नजरें झुकाई। मैं यहां से जाना चाहता था, वरना शायद खुद पर काबू खो बैठता। इसलिए मैंने आरिफा से अपना हाथ छुड़वाया। लेकिन ऐन उस वक्त आसमान पर बिजली चमकी और बादल की गरज ने आरिफा को कांपने मजबूर कर दिया। वो आसिफ कहते हुए मेरे पहलू के साथ लग गई। मैं इंसान था, फरिश्ता नहीं था। और जहां मर्द और औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान मौजूद होता है। मेरी भी अक्ल उस वक्त काम करना छोड़ गई। बस दिल की धड़कनें थीं जो उस वक्त आरिफा के दिल के साथ धड़क रही थीं, क्योंकि वो मेरे सीने के साथ लगी हुई थी। उसने खौफ की वजह से अपने दोनों हाथ मेरी कमर से जकड़ रखे थे। ये कह रही थी
کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی. میں اسے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ہمارے جذبات پوری آب و تاب سے جاگ اٹھے. شیطان ہم پر حاوی ہو چکا تھا. عارفہ نے مجھے بس ایک ہی بار منع کیا تھا، لیکن میں مکمل ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا. مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں ہر حد پار کر چکا تھا اور اب میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا. اور عارفہ مسلسل روئے جا رہی تھی. کہنے لگی، آصف یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو تمہیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا اور تم نے مجھے ہی. یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے کہا، دیکھو جو کچھ بھی ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا. تیز بارش کی وجہ سے تم خود ہی میرے ساتھ لگی تھی. وہ کہنے لگی، میں اس وقت خوف زدہ تھی اور خوف کے مارے بس پناہ مانگ رہی تھی، لیکن تم نے تو میرا سب کچھ برباد کر دیا. میں نے کہا، دیکھو جو کچھ بھی ہوا اس میں سارا میرا بھی قصور نہیں ہے، تمہیں مجھے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے تم سمجھو میرا ہی قصور ہے، میں ہی غلط ہوں. اس نے اپنی معصوم شکل بنا کر کہا تو میں چپکے سے سر جھکائے وہاں سے واپس چلا آیا. مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہونے لگی. میں گھر آیا تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، تم کہاں تھے رات بھر؟ میں نے امی سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ امی، رات کو بہت طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا. ماں کہنے لگی، بے وقوف، اب تو بارش کو رکے بھی 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور جب تو گھر سے نکلا تھا موسم تو اس وقت بھی بے حد خراب تھا. تمہیں وقت پر گھر آنا چاہیے تھا. میں رات بھر تمہارے لیے پریشان ہوتی رہی ہوں. کم از کم تم مجھے فون کر کے تو بتا سکتے تھے کہ تم دوست کے گھر پر سو گئے ہو. کئی بار تیری بہنوں نے تجھے فون بھی کیے، لیکن تم نے فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی. ماں کو بغیر کوئی جواب دیے میں کمرے میں چلا گیا. بہنوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی جائیں. وہ کمرے سے باہر نکل گئیں. مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا. مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پتہ نہیں اب کیا ہوگا. مجھے عارفہ کی بھی فکر ستا رہی تھی. اس کے بعد نہ تو عارفہ کا مجھے کوئی فون آیا اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی رابطہ کیا. لہٰذا جب چند دن گزرے تو ایک دن عارفہ کی مجھے کال آئی. میں نے ڈرتے ڈرتے جب کال اٹھائی تو وہ کہنے لگی، آصف نہ جانے کیوں مجھے تم سے محبت سی ہو گئی ہے. اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جب سے تم گئے ہو مجھے ہر وقت بس تمہارے ہی خیالات ستا رہے ہیں، اور ایسا کس وجہ سے ہو رہا ہے میں بھی نہیں جانتی. میں نے کہا، دیکھو تم شادی شدہ ہو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. میرے یوں کہنے پر وہ رونے لگی. کہنے لگی، میرا شوہر مجھے اپنے والدین کی خدمت کے لیے لایا ہے. اس نے خود تو پردیس میں شادی کر رکھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یہاں تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. آخر میں بھی تو انسان ہوں، کوئی پتھر تو نہیں ہوں جو جذبات سے آری ہوں گی. عارفہ سسکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی. مجھے اس پر ترس آنے لگا کہ اس کا شوہر کیسا خود غرض انسان ہے جسے اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. اس کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھ سے بات کر لیا کرو، اپنی آواز مجھے سنا دیا کرو، میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا دل بھی اب عارفہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا. جب بھی دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی مجھے بلا لیتی، مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی، پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی، اور یوں ہی باتیں کرتے کرتے کئی بار ہم دونوں محبت کے نام پر بہک بھی چکے تھے، اور اس بار ہمیں اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا، بلکہ روح میں سکون بھری لہر دوڑ جاتی تھی. ایک بار جب ہم دونوں ابھی کمرے میں ہی موجود تھے تو اسی دوران اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا اور ساتھ ڈور بیل بھی بجنے لگی. یہ سن کر ہم دونوں کے رنگ اڑ گئے. میں فوراً سے عارفہ کے کمرے میں چھپ گیا. وہ بھی بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی، میرے سسر ہوں گے، جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جائیں گے میں تمہیں کھڑکی سے باہر نکال دوں گی. میں نے کہا، ٹھیک ہے. لہٰذا میں اس کے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا. کچھ ہی دیر میں جب کمرے کا دروازہ کھلا تو عارفہ کے منہ سے بلال کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ یہ اس کا سسر نہیں بلکہ اس کا شوہر دبئی سے واپس آیا تھا. کہنے لگا، بتاؤ عارفہ، میرا سرپرائز تمہیں کیسا لگا؟ عارفہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی، بہت ہی زیادہ اچھا لگا. پھر اس کا شوہر کہنے لگا،
अम्मा अब्बा कहाँ हैं? वो कहने लगी, वो तो किसी अजीज से मिलने गए हैं, आप नहा लें, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मगर उसका शौहर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और कहने लगा, आरिफा, खाना बाद में खा लूंगा, मगर पहले मुझे ये तो बता दो कि मैंने तुम्हारी जुदाई में कैसे तड़प तड़प कर वक्त गुजारा है। आरिफा का सारा ध्यान मुझ पर था। वो बहुत डरी और खौफजदा सी थी। अपने शौहर से अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बेताबियां दिखा रहा था। मेरे सामने ही उसने आरिफा के साथ ताल्लुक कायम किया, और इस दौरान मुझ पर क्या बीती ये मेरा दिल ही जानता था, क्योंकि अब मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था। इसलिए उसे अब उसके शौहर के साथ बर्दाश्त करना मुझे दुश्वार लगने लगा था। जब उसका शौहर वॉशरूम में जा चुका था तो आरिफा दबे पांव मेरे पास आई, पर्दा हटाकर मुझसे कहने लगी कि प्लीज तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ। मैंने कहा कि आरिफा, तुम अपने शौहर से कहो कि वो तुझसे दूर रहे, वरना मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं अब तुम्हारे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे शौहर को भी नहीं। उससे कहो तुम्हें तलाक दे दे और रहे अपनी दूसरी बीवी के पास। मैं बेहद गुस्से में था, जबकि आरिफा का रंग उड़ा हुआ था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज बहस ना करो, अभी जाओ यहां से। अगर मेरे शौहर ने तुम्हें देख लिया तो आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात होगी। मैंने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहकर मैं उसके घर से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद आरिफा ने मुझे बिल्कुल ही फोन करना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे उसकी याद में रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी ये ख्याल आता कि वो अपने शौहर के करीब होगी तो मुझे बेचैनी सी होने लगती। मैं आरिफा को ढेरों मैसेजेस करने लगता, उससे कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अब वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ बहाने करने लगी थी। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर वो एक दिन कैसे बदल सकती थी, जबकि उसकी कुर्बत के लिए मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शायद मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। जब एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं एक पिज्जा लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। खुशकिस्मती से दरवाजा आरिफा ने ही खोला था। उसे देखकर मेरा दिल बेख्तियार सा होने लगा, जबकि वो मुझे देखकर हैरान थी। वो कहने लगी, पागल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो कहने लगी कि इस वक्त मेरे ससुर और सास अपने कमरे में हैं, तुम जाओ। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया। मैंने कहा, मैं अपने दिल का क्या करूं आरिफा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही? फिर वो मुझे कमरे में ले गई, मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। ये कहकर वो मुझसे पीछे हट गई, लेकिन मुझे कहाँ सब्र आ रहा था। मैंने उसे अपने हसार में लिया और उसे अपनी बेताबियां दिखाने लगा, जिसकी आदत उसने ही मुझे डाली थी। जबकि वो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश में थी कि इस दौरान अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शायद जल्दबाजी में आरिफा कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका ससुर खड़ा था। उसे देखकर तो मेरा भी रंग उड़ गया था। आरिफा ने मुझे जोरदार धक्का दिया और भागती हुई अपने ससुर के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी, बाबा, ये लड़का न जाने कैसे घर में घुस आया है और मेरे कमरे में आकर मुझे। ये कहकर वो रोने लगी। मैं हैरान रह गया। अपने आप को बचाने की खातिर वो मुझे बुरी तरह से फंसा चुकी थी। उसका ससुर मुझे मारने लगा, साथ ही उसने शोर मचा दिया और कुछ ही मिनट में मोहल्ले के लड़के भी जमा हो गए। उन्होंने भी कोई कसर न छोड़ी। इस दौरान आरिफा का शौहर भी आ गया। उसने भी मुझ पर अपनी भड़ास निकाली और कहने लगा, मैं तुम्हें अभी जेल में डलवाऊंगा। तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, मैं आरिफा से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि आरिफा का रंग उड़ गया। वो अपने शौहर के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी, बिलाल, तुम इस लड़के की बातों में हरगिज ना आना, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैंने कहा, आरिफा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमने प्यार किया है, तुम भी कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जबकि उल्टा वो कहने लगी, बिलाल, ये मजीद झूठ बोलकर मुझे रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये सजा से बच जाए।
اسے جیل بھجوا دو۔ میری بات پر کسی نے بھی اعتبار نہ کیا۔ عارفہ کہنے لگی، یہ لڑکا مجھے دھمکا رہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے شوہر کے سامنے جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ وہ عورت جھوٹی تھی، مکار تھی۔ اس کے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد پاکستان آتا رہتا تھا۔ کئی بار عارفہ بھی اس کے ساتھ دبئی جا چکی تھی۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی اور عارفہ کا شوہر ہر مہینے اس کی عیاشی کے لیے کھلا خرچہ بھی بھیجتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عارفہ کا نوجوان لڑکوں کو بے وقوف بنا کر اپنا جی بہلانا یہ اس عورت کا شوق تھا، اور میں بھی دوسرے لڑکوں کی طرح اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا، اور آج میں اپنی اسی غلطی کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوں، کیونکہ اس مقدمے میں مجھے 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی، اور میرے بوڑھے اور غریب ماں باپ اپنی محنت کی کمائی وکیلوں اور پولیس والوں کو راضی کرنے پر لٹا رہے تھے تاکہ میں جیل سے باہر آ جاؤں۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے عورت کا یہ دوگلا روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اس لڑکی نے مظلومیت کا رونا رو کر مجھے خود کے قریب کیا تھا، جان بوجھ کر مجھے اس رات بلایا جب بادل برسنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے بتاتے ہوئے بھی خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں تو اس جھوٹے بہکاوے میں آ گیا تھا، لیکن پلیز آپ مت آئیے گا اور مجھ پر جو بیتی اس سے عبرت حاصل کیجیے گا، کیونکہ یہ عارضی زندگی عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔